हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चंस पेपर में से जो भारतीय संविधान के क्वेश्चन हैं उनको जोड़ के एक पीडीएफ फाइल तैयार की है। तो उसमें मैंने 30 क्वेश्चन जो हैं आज प्रिपेयर किए हैं। तो आइए उन 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा परिवर्तन लाया गया। तो इसके ऑप्शंस हैं 42 अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर है 42 अमेंडमेंट, ऑप्शन ए। ठीक है, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ठीक है, और ये भी है कि प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में शामिल किया गया। तो इसमें 3 नए शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। वो थे समाजवादी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी क्या हो गया, सोशलिस्ट। धर्मनिरपेक्ष क्या हो गया, सेकुलर। और अखंडता क्या हो गया, इंटीग्रिटी। इन 3 नए शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमारे प्रेम्बल प्रस्तावना में संशोधित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉरेस्ट इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में वनों को किस सूची में शामिल किया गया। स्टेट, यूनियन, कनकरेंट, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है कनकरेंट लिस्ट में। ठीक है, कनकरेंट लिस्ट जिसको हम समवर्ती सूची भी बोलते हैं। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस लिस्ट में ऐड किया गया, ये भी 42 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही संशोधित किया गया था। जो हमारी 42 अमेंडमेंट है उसके द्वारा ही संशोधित किया गया था। तो पहले ये किस लिस्ट में था, पहले ये था स्टेट लिस्ट में। ठीक है, और स्टेट लिस्ट से किस लिस्ट में इसको शामिल किया गया, कनकरेंट लिस्ट में। ठीक है, अब देखिए 3 लिस्टें होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। तो स्टेट जो होते हैं जिसके अंतर्गत दिए गए जो भी टॉपिक्स होते हैं उसमें स्टेट जो है वो सरकार कानून बना सकती है, और यूनियन में सेंटर कानून बना सकती है। लेकिन कनकरेंट में जो होता है बोथ स्टेट एंड यूनियन जो है वो कानून बना सकती है। तो ये हमारी कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, और ये सब कौन सी शेड्यूल्ड के अंदर होता है, ये आता है 7th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। भारतीय राज्यों को भाषी आधार पर किस वर्ष पुनर्गठित किया गया। 1956, 1960, 1966, 1971। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1956 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मैनी फ्रीडम्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर है 6 स्वतंत्रता दी गई हैं। तो इसमें कौन कौन सी 6 स्वतंत्रता, 6 अधिकार हमें दिए गए हैं। पहला अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। दूसरा है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना किसी शस्त्र के पीसफुली असेंबल होना। पीसफुली कोई भी आयोजित कर सकते हैं हम, कोई भी फंक्शन आयोजित कर सकते हैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड। तीसरा है फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस, संघों को बिना किसी रुकावट के बना सकते हैं हम। फ्रीडम है हमें संघों को बनाना। 4th फ्रीडम हमें दी गई है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी भाग में हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, मूव फ्रीली। ठीक है, 5th जो है वो है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया।
ठीक है, कि हम कहीं भी भारत के किसी भी भाग में हम रह सकते हैं। और 6th हमें फ्रीडम दी गई है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या फिर टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यवसाय खोलने की हमें पूरी आज़ादी है। ठीक है, तो पहले कौन सी है, स्पीच की, पीसफुली असेंबल होने की, संघों को बनाने की। 4th है मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। 5th है कि हम किसी भी भाग में रह सकते हैं। और 6th जो है हम कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये है हमारी 6 फ्रीडम जो आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड की गई है। अगला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी, ड्यूरिंग फाइनेंशियल एमरजेंसी, एनी टाइम, नेवर। भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से निषिद्ध किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जो फंडामेंटल राइट है इंडियन सिटीज़न के, उसको ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी हम सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये सस्पेंड कब होगी, जब पार्लियामेंट में 2/3 की मेजोरिटी मिलेगी। ठीक है, और ये सस्पेंडेड किसके द्वारा होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स कैन बी सस्पेंडेड बाय, तो इट कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से निषिद्ध किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया कि भारतीय संविधान में 42 अमेंडमेंट के दौरान उसको संशोधित किया गया था। तो इसको 18 दिसंबर 1976 में अंडर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू संशोधित किया गया। और ये सिर्फ एक बार संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए वर्ड्स को सम्मिलित किया गया था। वो कौन से वर्ड थे, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ लैंग्वेज इन इंडिया, सिंधी, कन्नड़, कोंकणी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी भारत की भाषा नहीं है, तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि सिंधी जो है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है 8th शेड्यूल्ड में, जो कि 22 लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में लाई गई हैं, उसमें सिंधी लैंग्वेज भी है, कन्नड़ा लैंग्वेज भी है, कोंकणी लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश इज़ नॉट ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश जो हमारी संविधान में कोई शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश इज़ ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु एडमिट अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। भारतीय संघ में किसी नए राज्य को कौन अनुमत करता है, तो इसका सही आंसर है पार्लियामेंट, ऑप्शन डी। कि जो संसद है वो भारतीय संघ में किसी नए राज्य को अनुमत करता है। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 2 के तहत जो हमारी संसद है वो किसी भी नए राज्य को एस्टेब्लिश कर सकती है। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 2 के अंदर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड। भारतीय नागरिक के मूलभूत अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन पहले आया था जिसमें हमें बता दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर है ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स को, इंडियन सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है उसे सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव रिजाइम्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के 2 सतत कार्यकाल को किसने पूर्ण किया, और ऑप्शंस हैं एस राधाकृष्णन, बीवी गिरी, बीडी दत्ती, एम हिदायतुल्ला। तो इसका सही आंसर है एस राधाकृष्णन ने। ठीक है, तो उन्होंने जो ईयर थे उनके जिसमें उन्होंने कंप्लीट किया था वो था 1952 एंड 1957, और टाइम पीरियड था 10 ईयर की टर्म में। और जिस टाइम
ये वाइस प्रेसिडेंट थे। उस टाइम के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज इट इज़ अ यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया। इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट। इट इज़ बाईकैमरल। इट इज़ अपर हाउस। इट्स अपर हाउस नेवर डिसॉल्व। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण लाक्षणिकता है, तो इसका सही आंसर है इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट। तो संसद में कौन कौन होते हैं? संसद 3 को मिलाकर बनती हैं। संसद 3 को मिलाकर बनती है। तो पहले है हमारे प्रेसिडेंट, सेकंड नंबर पे है अपर हाउस राज्यसभा, और थर्ड नंबर पे है लोअर हाउस जो है लोकसभा। ठीक है, किसको? प्रेसिडेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गवर्नर इज स्worn बाय प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्पीकर ऑफ असेंबली, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन जी इसका सही आंसर है। तो गवर्नर कौन होता है? गवर्नर होता है जो स्टेट को गवर्न करता है, जो स्टेट ऑफ गवर्न। और एक और क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो होती है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। और स्वॉन किसके द्वारा होता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन आरबीआई, फाइनेंस कमीशन, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्न पर प्रभावित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो कैसे हमें प्राप्त होता है? वो होता है कंसोलिडेटेड फंड जो होता है वो मिलता है हमें रेवेन्यू अकाउंट से। रेवेन्यू हमें नहीं, जो अलाउंस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है वो रेवेन्यू अकाउंट में होते हैं, जिसमें रेवेन्यू अकाउंट्स 2 चीज़ों को मिलाकर बनते हैं। वो है रिसिप्ट्स और है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट जो वो कहाँ से गवर्नमेंट को अवेलेबल होती है? वो होती है टैक्स रेवेन्यू से, और सेकंड जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू से, विच इज़ द पेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज किए जाते हैं। देखिए सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वो रेवेन्यू अकाउंट में आता है। तो रेवेन्यू अकाउंट में टैक्स रेवेन्यू से आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है, जो कि गवर्नमेंट भी पेड करती है और कुछ गवर्नमेंट द्वारा डेप्ट भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट जजेस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, गवर्नर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिला न्यायाधीश जो होते हैं वो हाई कोर्ट के अंडर होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैड प्रपोज द आइडिया ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमेटी एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कहा गया है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन आते हैं? पहला आता है आपका विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। किस लेवल पे आती है वो? विलेज लेवल पे। सेकंड आपका आता है ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति। कौन से लेवल पे आती है? ब्लॉक लेवल पे। और तीसरी आपकी आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो होती है आपकी जिला परिषद। कौन से लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल पे, देन ब्लॉक लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल पे आती है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे आती है पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है जिला परिषद। ये है त्रिस्तरीय प्रणाली।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 352। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन जो है वो कितने बार डिस्कस हो गया नेशनल इमरजेंसी पे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर होती है। ठीक है, और ये 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी होती है। एक तो आपने ये देख ली नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार घोषित की जा चुकी है अब तक। कितनी बार घोषित की जा चुकी है? 3 बार। कब कब घोषित की है? वो कह रही है 1962 में, जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। 1971 में, जब इंडिया और पाक का वॉर हुआ था। और 1975 में, जब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हुई थी। उस टाइम प्रेसिडेंट थी हमारी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरमैन होता है। जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है वो सेटअप हुई थी 1962 में बाय पीएम। उस टाइम पीएम कौन थे? उस टाइम पीएम थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और ये किसके लिए सेटअप हुआ था? टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टू हुम यूपीएससी प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट? संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसे प्रस्तुत करता है? प्रेसिडेंट को। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स? केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, अपैलेट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो इसका सही आंसर है मूल क्षेत्र अधिकार। अब मूल क्षेत्र अधिकार क्या होता है? ऐसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में ना जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होते हैं। और यहाँ पे सबूतों के आधार पर फैसला करने के लिए अदालत के अधिकार को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये जो है वो सबसे प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार होता है। देखिए, हम कुछ केसेस जो होते हैं ना वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी भेज सकते हैं, लेकिन उससे कई लोग क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है उसमें वो केस जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से फिर एक्सटेंड जो होते हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, किसी और अदालत में नहीं जाते। ठीक है, ये है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जो मैक्सिमम फैसले होते हैं ना किसी भी विवाद से रिलेटेड वो मैक्सिमम यहीं सॉल्व हो जाते हैं इसी मूल क्षेत्र अधिकार में। बहुत कम ऐसे केसेस जो होते हैं वो जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन वेस्टेड विद स्पेशल पावर्स रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल विशेष शक्तियों से विहित हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1952, 1950, थ्रू अ प्रेसिडेंटियल ऑर्डर इन 1952, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, Which constitutional amendment deleted the right to property from the fundamental right? कौन से संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार का विहन किया? 42nd, 44th, 52 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर है 44th अमेंडमेंट के थ्रू।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस टू रिज़ाइन, टू whom will he address his resignation letter? यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन। संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए। 18 साल, 21 साल, 30 साल, 25 साल। तो क्या है इसका आंसर? 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर। राज्यसभा का विघटन होता है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात, प्रत्येक 6 वर्ष के बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो हमारी राज्यसभा होती है ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये परमानेंट होती है। एंड 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर। तो ये है राज्यसभा के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय द। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु एडवाइसेस स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। कौन राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श करता है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप समझ लेना कि कौन राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देता है। तो इसका सही आंसर है एडवोकेट जनरल। तो अभी जो है एचपी के एडवोकेट जनरल कौन है? अशोक शर्मा। ठीक है। एडवोकेट जनरल कौन होते हैं? जो एडवोकेट जनरल है वो है हमारे एजी इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। तो ये अपॉइंट किए किसके द्वारा किए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल। तो इसका सही आंसर है गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल। ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है और ये आंसर जो है आप हमेशा याद रखना कि जो एजी है वो एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स के अंतर्गत। और एचपी के आजकल एडवोकेट जनरल कौन है? अशोक शर्मा। और ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च इन विच इंडिया वाई। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुई? 26 जनवरी 2015 को, 28 अगस्त 2014 को, 5 सितंबर 2014 को, या 8 दिसंबर 2014 को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 28 अगस्त 2014 को। तो जनधन योजना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का जो नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य था। तो ये हैं आपके टॉप 30 क्वेश्चन भारतीय संविधान के। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड मिलते हैं आप अगली वीडियो पे। थैंक यू।